हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पेयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 11.2 का परिचय। 11.2 आपका है क्या? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष का मतलब अभी तक आपने जितने भी रेखा का समीकरण पढ़ा है तो आपने 2 डायमेंशन यानी एक तल में देखा है ना। अरे आप एक प्लेन में देखो और वो आपका प्लेन कैसा होता था? एक्स वाई प्लेन होता था। उसमें केवल एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही टाइप का इक्वेशन आप देखे हो ना एक रेखा का। लेकिन अब हमको एक ऐसा ही रेखा का समीकरण देखना है जो अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का मतलब वो एक्स में, उसके लिए हम एक्स एक्सिस भी डिफाइन करें, वाई एक्सिस भी डिफाइन करें और जेड एक्सिस भी डिफाइन करें। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि आपका यही अगर इसमें से आप एक लाइन खींचोगे तो क्या आप इस लाइन में कुछ x भी डिफाइन कर पाओगे, कुछ y भी डिफाइन कर पाओगे, कुछ z भी डिफाइन कर पाओगे? तो आप कोई भी रेखा लो, उस रेखा के लिए अब आपको क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए। केवल x एक्सिस और y एक्सिस यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक नहीं बताना है आपको। x निर्देशांक, y निर्देशांक और उसके साथ में क्या बताना है? z निर्देशांक भी बताना है। तो इसके लिए सबसे पहला फॉर्म आपको जो दिया है, बस केवल यही एक फॉर्म ही है, बाकी इसमें तो सिलेबस में बहुत ज्यादा काट दिया। पहला फॉर्म आपका क्या है कि एक ऐसी रेखा का आपको समीकरण बताना है जो एक बिंदु से होके जाए। जैसे मान लो ये एक रेखा है ना, इस रेखा पे आपको कोई एक बिंदु दिया हो और आपको यह दिया हो कि यह रेखा किसी एक रेखा के क्या है? समांतर है। जैसे मान लो ये जो बिंदु दिया है, इस बिंदु को हम बोल देते हैं ए। तो इस बिंदु की ओरिजिन से आप स्थिति सदिश बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? इसकी ओरिजिन से जो स्थिति सदिश है मान लेते हैं उसको हम क्या? वेक्टर ए। रेखा पे आपको एक बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु की स्थिति सदिश हम मान लेते हैं कितना? वेक्टर ए। क्योंकि अगर आपको उसका निर्देशांक दे दिया, जैसे मान लो इसका निर्देशांक कितना है? x1, y1, z1, तो क्या आप वेक्टर ए बता सकते हो कि नहीं बता सकते? तो वेक्टर ए बराबर होगा कितना? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यानी आपको क्या किया है? रेखा पे एक बिंदु दे दिया और आपको बता दिया है कि यह रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है। मान लो इस रेखा की स्थिति सदिश कितनी है? वेक्टर बी। तो हमको एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए कि वह रेखा एक बिंदु से होके जाए और वह रेखा एक रेखा के क्या हो? समांतर हो। यानी आप हेडिंग लगाओ कि दिए गए बिंदु वेक्टर दिए गए बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा दिए गए सदिश इसको कह देते हैं वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो हमको एक ऐसे रेखा का समीकरण दिया लिखना है जिसपे एक बिंदु दिया रहेगा और आपको यह दिया रहेगा कि वह रेखा किस वेक्टर के समांतर। अब देखो, आपने ये जब 2D में ही पढ़ा है रेखा का समीकरण, तो वहां पर जनरल पॉइंट को आप किससे दर्शाते हो? जैसे अगर आपको कभी भी जब द्विविमीय पढ़ते हो, द्विविमीय में यानी 2D मोशन पढ़ते हो या कोई भी चीज आप पढ़ते हो, तो वहां पर आपको एक रेखा हो, एक वक्र हो, कोई भी चीज हो, तो वहां पर आप अगर आपको अपने मन से एक स्वेच्छ बिंदु लेना होता है तो उस बिंदु को आप मान लेते हो, मानो उस बिंदु का निर्देशांक x, y है। यही तो करते हो कि नहीं करते हो? तो अब आप यहाँ पर 3D पढ़ रहे हो यानी त्रिविमीय में पढ़ रहे हो ना। तो जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, आप त्रिविमीय ज्यामिति में आप क्या करोगे? आपको अपने मन से कोई बिंदु लेना होगा तो उस बिंदु का निर्देशांक आप क्या मानोगे? x, y, z। जब आप द्विविमीय ज्यामिति यानी 2D ज्योमेट्री पढ़ते हो तो वहां पर आपको केवल x, y मानना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर चैप्टर का नाम ही, आपका यूनिट का नाम ही क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसका मतलब क्या? अगर आपको अपने मन से कोई बिंदु मानना पड़ेगा तो आप क्या मानोगे? x, y, z। तो वही काम करते हैं कि अगर हमको इस रेखा का समीकरण चाहिए, मान लो इस रेखा पे एक बिंदु क्या है? a, और कोई अपने मन से एक बिंदु मान लेते हैं p। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? p। इस बिंदु का अपने मन से कुछ निर्देशांक बताओ, x, y, z। तो अगर हमें इस रेखा का समीकरण चाहिए तो ध्यान से आप ये बताओ, क्या आप AP बता सकते हो? AP वेक्टर बोलो। AP वेक्टर कितना आ जाएगा? पहले आप समझना, लिखना मत। AP वेक्टर क्या हो जाएगा? जब कभी भी आपको वेक्टर निकालना होता है तो आप फाइनल वाले में से इनिशियल वाला घटाते हो कि नहीं घटाते हो? तो ये जो बिंदु ए है, इसकी स्थिति सदिश कितनी मानी हो आपने? इस बिंदु की स्थिति सदिश को वेक्टर ए माने हो, और ये जो अपने मन से पॉइंट लिए उस पॉइंट की स्थिति सदिश को चलो हम कह देते हैं वेक्टर आर।
आप पता है ना, कोई जब स्वेच्छ बिंदु लेते हो तो उस स्वेच्छ बिंदु की स्थिति सदिश को आप किससे दर्शाते हो? वेक्टर आर से। और वेक्टर आर कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो हमने क्या किया, रेखा का समीकरण बताने के लिए हमने इस रेखा पे एक बिंदु तो आपको दिया ही था ए, एक बिंदु हमने अपने मन से मान लिया क्या? पी। तो इस बिंदु की जो हमने अपने मन से बिंदु पी माना है, मान लेते हैं कि इस बिंदु की स्थिति सदिश कितनी है? वेक्टर आर। तो अगर आपको वेक्टर एपी लिखना हो तो वेक्टर एपी आप कैसे लिखोगे? ये आपका क्या है? ओरिजिन। त्रिभुज नियम ख्याल है कि नहीं ख्याल है? त्रिभुज नियम से बताओ। वेक्टर एपी बराबर, डायरेक्ट आप इतना सीख चुके हो कि फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को आप क्या करते हो? घटाते हो। तो पी की स्थिति सदिश में आप ए की स्थिति सदिश क्या करोगे? घटाओगे। तो पी की स्थिति सदिश है क्या? ओपी वेक्टर माइनस ए की स्थिति सदिश क्या है? ओए वेक्टर। यानी आप इसे अगर सिंपली लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या? एपी वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर है कितना? वेक्टर आर माइनस ओए वेक्टर कितना है? वेक्टर ए। और आप डायरेक्ट लिख सकते हो पी की स्थिति सदिश आर है, वेक्टर आर, ए माइनस ए की स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश कितनी है? वेक्टर ए। तो लेकिन ये आपको दिया कि यह जो रेखा है इस वेक्टर के क्या है? समांतर। और आपको पता है जब कभी भी, जैसे मान लो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर है तो जो ये वेक्टर होता है इस दूसरे वेक्टर का क्या होता है? लैम्डा गुना। आप ऐसा लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो? यदि सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी ये एक दूसरे के समांतर हो तो क्या आप ऐसा लिख पाते हो? वेक्टर ए बराबर है लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के। तो सेम वही चीज, अगर यह वेक्टर इस वेक्टर के समांतर है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका एपी वेक्टर है यह वेक्टर बी का क्या होगा? लैम्डा गुना होगा। यानी वेक्टर एपी है कितना? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये बराबर हुआ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर बराबर माइनस वेक्टर ए, उधर जाकर क्या आ जाएगा? प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये क्या हो गया? इस रेखा का समीकरण। तो किसी भी रेखा का अगर समीकरण लिखना है तो उस रेखा का समीकरण कैसे लिखोगे? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहां वेक्टर ए क्या है? उस रेखा पे आपको एक बिंदु दिया रहेगा ना, आपको हमेशा हमेशा उस रेखा पे एक बिंदु दिया रहेगा, तो उस बिंदु की स्थिति सदिश लैम्डा, ये कोई आपका एक अचर है, कुछ भी हो सकता है अलग अलग रेखा के लिए। वेक्टर बी क्या है? वह ऐसा वेक्टर है जिस वेक्टर के रेखा वो क्या है? समांतर है। अरे वेक्टर बी क्या था? उस रेखा के समांतर सदिश। तो अगर आपको यही दो चीज देगा, एक देगा वह बिंदु जिससे वह रेखा होके जा रहा है, वह बिंदु आपने क्या बोला? ए। उस बिंदु की स्थिति सदिश को आपने क्या बोला? वेक्टर ए। अगर आपको एक बिंदु दिया है जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर ए है और आपको दिया कि वह रेखा एक सदिश वेक्टर बी के समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है? फिर इसको अच्छे से कॉपी किया जाए। चलो आप इसको लिख लो अच्छे से। तो आपको इसके लिए क्या करेगा? एक रेखा देगा, इस रेखा पे एक बिंदु देगा, और जब ये बिंदु दिया है इसका मतलब इसकी स्थिति सदिश भी आपको दे दिया है, और आपको इस रेखा के समांतर एक सदिश दिया है, मान लेते हैं आपका क्या है? वेक्टर बी। तो लिखो, माना एक बिंदु, या दिया है ना, जो दिया है ये माना नहीं, दिया है ए, रेखा पर स्थित एक बिंदु ए है, रेखा पर स्थित एक बिंदु क्या है? ए है। इस बिंदु की स्थिति सदिश कितनी दी आपको? ए। जिसकी यानी उस बिंदु की स्थिति सदिश कितनी है? वेक्टर ए है। ठीक। और यह जो रेखा है एक वेक्टर के समांतर है। रेखा किसके समांतर है? सदिश वेक्टर बी के क्या है? समांतर है। हम अपने मन से क्या करते हैं? इस रेखा पे एक बिंदु ले लेते हैं, उस बिंदु को हमने क्या बोला? पी। उस बिंदु की स्थिति सदिश आप हमेशा कहां से बताते हो? ओरिजिन से ही तो बताते हो ना। तो मूल बिंदु से उसकी स्थिति सदिश आप कितना बोलोगे? वेक्टर आर। तो इस बिंदु को हम स्वेच्छ बिंदु भी बोल सकते हैं। स्वेच्छ बिंदु बने, यह बिंदु जरूरी है कि आप यहीं पर लो, आप यहां पर ले सकते हो, आप यहां पर ले सकते हो, आप कहीं भी ले सकते हो। आप जैसे लोगे उस हिसाब से उसका निशान बदल जाएगा। तो यह स्वेच्छ बिंदु यानी ये कहीं भी ले सकते हो। यानी ये होता क्या है? वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू फिक्स थोड़ा ना कि ये वाला होगा, 1 2 3 हो सकता है, 2 2 3 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है। आप आगे बढ़ोगे तो निशान बदलता जाएगा। यानी ये इस रेखा पे स्थित सभी बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये जो हमने स्वेच्छ बिंदु लिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रेखा पे स्थित सभी बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही लिखेंगे कि माना रेखा, चलो रेखा का कुछ नाम दे दे क्या, इस लाइन को बोल देते हैं एल। माना रेखा एल पर एक स्वेच्छ बिंदु क्या है? पी है। इस स्वेच्छ बिंदु की स्थिति सदिश आपने कितना माना है? वेक्टर आर, जिसकी स्थिति सदिश कितनी है? वेक्टर आर। तो त्रिभुज नियम से आप क्या लिख सकते हो? इसकी स्थिति सदिश वेक्टर है, इस बिंदु की स्थिति सदिश वेक्टर आर। तो क्या यहां से आप वेक्टर एपी बता सकते हो? तो अगर हमको वेक्टर एपी लिखना हो तो वेक्टर एपी कैसे निकालोगे? पी की स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश घटाओगे। तो पी की स्थिति सदिश हम पूरा बोलेंगे पहले, ओपी वेक्टर माइनस ए की स्थिति सदिश कितनी हो जाएगी? ओ ए वेक्टर। तो वेक्टर ओपी है कितना? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो आपको क्या मिला? वेक्टर एपी। तो चूंकि यह जो रेखा है इस वेक्टर के समांतर है, तो यह वेक्टर भी तो इस वेक्टर के, क्योंकि यह आपने जो वेक्टर लिया है वेक्टर एपी, ये वेक्टर एल की ही तो दिशा में है। ये आपने अपने मन से जो वेक्टर एपी बनाया है ये रेखा एल की ही तो दिशा में है। तो यह अगर यह पूरी रेखा इस वेक्टर के समांतर था तो यह वेक्टर भी तो इस रेखा के समांतर होगा। तो यानी हम क्या लिखेंगे? चूंकि वेक्टर एपी यह पैरेलल है किस वेक्टर के? वेक्टर बी के। तो जब एक सदिश किसी दूसरे सदिश के समांतर होता है तो आप इस सदिश को उसका लैम्डा गुना के बराबर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? यानी वेक्टर एपी बराबर आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो? एपी वेक्टर कितना मिला? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये बराबर हुआ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के। तो यहां से वेक्टर आर बराबर क्या हुआ? ये माइनस वेक्टर ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये क्या हुआ? उस रेखा का समीकरण। लेकिन याद रखो उस रेखा का ये सदिश समीकरण। कौन सा समीकरण है? कैसे सदिश समीकरण है? जैसे सदिश समीकरण, क्योंकि आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, इसको किस फॉर्म में आपने लिखा है? वेक्टर फॉर्म। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 रेखा का सदिश समीकरण कहलाता है। कैसा समीकरण कहलाता है? सदिश समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना इस रेखा का कार्तीय समीकरण। तो ये इक्वेशन याद हो रहा है ना? कोई भी रेखा का समीकरण क्या होगा? किस टाइप का? अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण किस टाइप से होगा? वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जहां वेक्टर ए क्या होगा? जो बिंदु आपको दिया है उस बिंदु की स्थिति सदिश, और वेक्टर बी क्या है? वह रेखा जिस बिंदु के समांतर है उस रेखा की स्थिति सदिश, उस रेखा की स्थिति सदिश। जैसे अगर आपको बोल दे कि कोई एक वेक्टर है, कोई एक रेखा है, वह रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही उस बिंदु की स्थिति सदिश वेक्टर सी है। वेक्टर सी क्या है? रेखा जिस बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु की स्थिति सदिश, और वह जो रेखा है वह वेक्टर ई के समांतर है। तो उस रेखा का समीकरण बताओ क्या होगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर सी प्लस लैम्डा वेक्टर। ठीक है ना? सही है। तो जहां वेक्टर सी क्या है? उस बिंदु की स्थिति सदिश जिससे रेखा होके जा रहा है, और वेक्टर ई क्या है? वह वेक्टर जो रेखा के क्या है? समांतर, उस वेक्टर का स्थिति सदिश। ठीक है, तो आपको पहले इतना आप कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं हम इसी रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण यानी इसके निर्देशांक के रूप में, निर्देशांक यानी एक्स वाई जेड ना, इस सब के टर्म में। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो देखो यही पूरा इतना ही लेके चलना आगे। बस हम क्या मान लेते हैं कि यह जो आपको दिया है, यह जो बिंदु दिया है, इस बिंदु के निर्देशांक को चलो मान लेते हैं कितना? x1, y1, z1। और जो आपको बिंदु P है इसको तो अपने मन से मानना पड़ता है। इसको आप कितना मानोगे? x, y, z। और आपको ये भी दिया है, जैसे मान लो वेक्टर B बराबर कुछ आपको ऐसे दिया है, ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k। ठीक है, चूंकि रेखा का सदिश समीकरण आपने क्या पढ़ा? रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या है? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। इसी को आपने समीकरण 3 माना था। ठीक है, तो चूंकि वेक्टर आर बराबर क्या होगा बताओ? यहां से
वेक्टर आर बराबर, अगर इस बिंदु का निर्देशांक x कामा y कामा z है तो वेक्टर आर बराबर क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि आपको किसी बिंदु का निर्देशांक पता है तो क्या उस बिंदु की आप स्थिति सदिश बता सकते हो, बस उसी में आई कैप जे कैप के कैप ही तो जोड़ना रहता है। ठीक है, ये तो आपने वेक्टर आर के बारे में बताया। वेक्टर ए के बारे में आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए ये वेक्टर इतना आई कैप इतना जे कैप इतना के कैप, यानी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, वेक्टर बी बराबर आपको तो वो दिया है कितना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आप इसको किसी दूसरे लेटर से भी दर्शा सकते थे, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के बुक में प्रेफर किया वही लेके चले। तो अगर ये सब वैल्यू ले जाके आप समीकरण 3 में रखोगे तो इस सभी को हम मान लेते कितना, एक समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 से क्या बोल सकते हो, वेक्टर आर बराबर कितना हुआ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अभी बताओ क्या यहां से आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, इसका गुणा आप सभी में करोगे और आपको पता है आई कैप वाले में आप आई कैप को ही जोड़ते हो, और बोलो तो यानी यहां से आई कैप का गुणांक कितना है x1 और यहां से आई कैप का गुणांक कितना है लैम्डा इंटू ए, इतना आई कैप पूरक नहीं हुआ। फिर ऐसे जे कैप का गुणांक इधर बताओ कितना है y1, इधर जे कैप का गुणांक कितना होगा लैम्डा बी जे कैप प्लस यहाँ पर z1 अरे के कैप का गुणांक z1 है और यहाँ पर के कैप का गुणांक लैम्डा सी होगा, तो लैम्डा सी के कैप। अभी इधर भी इतना आई कैप इतना जे कैप इतना के कैप, इधर भी इतना आई कैप इतना जे कैप इतना के कैप, और बीच में क्या लगा बराबर का चिन्ह। तो दो सदिश बराबर कब होते हैं, जब उसका आई कैप वाला गुणांक आई कैप बराबर, जे कैप वाला गुणांक जे कैप के बराबर, के कैप वाला गुणांक के कैप बराबर। यानी यहां से आप जब तुलना करोगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा x1 प्लस लैम्डा ए, फिर ऐसे तुलना करोगे तो y बराबर क्या मिलेगा y1 प्लस लैम्डा बी, और z बराबर क्या हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा सी। तो क्या यहां से x माइनस x1 अपान ए यही बराबर आप क्या लिख सकते हो लैम्डा। देखो इसके सामने कोई चिन्ह प्लस है, प्लस इधर आके क्या हुआ माइनस, और ये जो ए गुणा है इधर आके क्या हो जाएगा भाग, एक कामा है ना, आप इसको a1 मत समझिए, आपका क्या है कामा है। तो लैम्डा बराबर इतना लिख सकते हो। यहां से आप बताओ लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हो, y माइनस y1 अपान बी नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा। फिर यहां से z माइनस z1 बटे सी, ये बराबर क्या हुआ लैम्डा। तो अगर आप यहां से देखो ये भी लैम्डा का वैल्यू, ये भी लैम्डा का वैल्यू, ये भी लैम्डा का वैल्यू, इस पूरे को हम मान लेते हैं समीकरण कितना 5। तो समीकरण 5 से आप क्या लिख सकते हो, x माइनस x1 अपान ए बराबर हुआ y माइनस y1 अपान बी और बराबर हुआ z माइनस z1 अपान सी। तो यही क्या हुआ कार्तीय समीकरण, इसको क्या बोलते हैं कार्तीय समीकरण। किसका कार्तीय समीकरण, रेखा का समीकरण पढ़े हो ना, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेना कि सदिश रेखा के सदिश समीकरण से उसको कार्तीय समीकरण में निरूपित करना। रेखा के समीकरण को सदिश रूप से, किस रूप में, सदिश रूप से कार्तीय रूप में परिवर्तित करना, कार्तीय रूप में परिवर्तित करना। कैसे, आप किसी रेखा के, हमने देखो यही सदिश समीकरण लेके चला क्यों चला, अरे ये तो रेखा का सदिश समीकरण आपने पढ़ा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई। तो सदिश समीकरण लेके चला और उसको हमने किस में बदल दिया कार्तीय समीकरण में। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये जो दिया है यहाँ पर इसका मानक रूप याद रखो, सब में देखो x माइनस है y माइनस जेड माइनस, ये एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई जेड क्या है, ये स्वेच्छ बिंदु का है। स्वेच्छ बिंदु को आपने एक्स वाई जेड ही तो मानते हो ना, x1 y1 z1, कहने का मतलब x माइनस के बाद जो है, y माइनस के बाद जो लिखा है और z माइनस के बाद, हम यहाँ पर देखो माइनस ही बोल रहे हैं क्योंकि अभी आपको कभी कभी क्या करेगा, ऐसा देगा x प्लस 2 y प्लस 3 5 z प्लस 5 बटे 3 बटे 2 बटे 4 और ये करके बराबर देगा। तो यानी आपको सबसे पहले इसको मानक रूप में लाना पड़ेगा। मानक रूप में लाने का मतलब इसको कैसे लिखोगे, x माइनस माइनस 2, आपको x माइनस ही बनाना, और माइनस माइनस फिर प्लस ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब आपको x माइनस करोगे तो फिर ये आपका हुआ x1, x माइनस के बाद जो होगा वही आपका क्या होगा x1। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है -2, बाकी यहाँ पर तो बटे 4 होगा। तो फिलहाल
ऐसे यहाँ पर भी आप कर सकते हो कितना, y माइनस माइनस 3/2, और इसको क्या लिख सकते हो, z माइनस माइनस 5/3। तो ये जो z माइनस वाई माइनस एक्स माइनस के बाद जो आपको दिखेगा वही आपका क्या है, x1 y1 z1। और x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है, वह रेखा जिस बिंदु से होके जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक। अरे x1 y1 z1 क्या था, रेखा जिस बिंदु से होके गया उसी बिंदु का निर्देशांक है ना। तो यानी ये जो ऊपर x माइनस वाई माइनस जेड माइनस करके लिखा रहता है x1 y1 z1, ये क्या होता है, उस रेखा का, वह रेखा जिस बिंदु से होके जाता है उस बिंदु का निर्देशांक। और ये ABC क्या है, ABC क्या है, जो समांतर है उसका दिक अनुपात। अरे जो सामने लिखा रहता है दिक अनुपात ही होता है ना। तो यानी ABC क्या है, रेखा जिस सदिश के समांतर उस सदिश का दिक अनुपात। और ये क्या है, x1 y1 z1, उसका पासिंग पॉइंट यानी गमन बिंदु, जिस बिंदु से होकर रेखा जा रहा है। तो याद रहेगा ये चीज। अगर आपको कभी इस फॉर्म में, या पहले आप इतना कॉपी करो फिर हम इसके आगे देखें। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब अगर कभी भी ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसे दे कि मान लो कोई एक रेखा है, वह रेखा बिंदु 2,3,4 से होके जा रहा है, एक रेखा है, वह रेखा जिस बिंदु से होके जा रहा है वह बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2,3,4, और वह एक सदिश के समांतर है। किस सदिश के, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के क्या है, समांतर है। आपको सीधा पूछा कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण लिखो। तो कार्तीय समीकरण लिखने के लिए आप क्या लिखते हो, x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान, जहां x1 y1 z1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट, यानी वह रेखा जिस बिंदु से होके जाता है। तो रेखा किस बिंदु से होके जा रहा है, 2,3,4 से होके जा रहा है, यानी x माइनस 2 बराबर y माइनस 3 बराबर z माइनस 4। अब बट्टे में क्या लिखोगे, बटे में वही आप लिखोगे, वह रेखा जिसके समांतर हो उस समांतर सदिश का दिक अनुपात। तो समांतर सदिश का दिक अनुपात 2 3 4 ही तो है, यानी बटे 2 बटे 3 बटे 4, ये उसका क्या हो गया, कार्तीय समीकरण। तो आपने रेखा का दो फॉर्म देखा, एक सदिश रूप देखा और एक कार्तीय रूप देखा। यानी रेखा का एक सदिश समीकरण देखा और रेखा का आपने एक कार्तीय समीकरण देखा। सदिश समीकरण क्या है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। कार्तीय समीकरण क्या है, x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। अगर इस फॉर्म में कभी देगा तो वेक्टर r क्या है, वेक्टर r आपने जो स्वेच्छ बिंदु माना है उस स्वेच्छ बिंदु की स्थिति सदिश। ये तो आपको अपने मन से x i कैप y j कैप z k कैप लिखना होगा। यानी यहां से अगर आपको लिखना हो तो वेक्टर r बराबर क्या लिखोगे, वेक्टर r क्या है, यही x y z वाला, यानी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये आपका स्वेच्छ बिंदु की स्थिति सदिश है। स्वेच्छ बिंदु यानी ये उस रेखा पे आने वाले सभी बिंदु को निरूपित करता है। ये आप इसको आप अपने मन से लिख सकते हो। लिखने का मतलब x i कैप y j कैप z k कैप, x y z कुछ भी हो सकता है, रेखा पे स्थित सभी बिंदु को यह निरूपित करेगा। ठीक है, फिर यह वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए क्या है, वह रेखा जिस बिंदु से होकर जा रहा है उस बिंदु की स्थिति सदिश। तो रेखा जिस बिंदु से होकर जा रहा है, किस बिंदु से होकर जा रहा है, यही x1 y1 z1 से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये जो x माइनस y माइनस z माइनस करके लिखा है उसी से होकर लिखा जाता है। यानी वेक्टर ए क्या है, जिस बिंदु से होके जा रहा है उसकी स्थिति सदिश। तो अगर आपको इन दोनों के देख के लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर वेक्टर बी क्या होता है, वह रेखा जिसके समांतर है उस समांतर वेक्टर की स्थिति सदिश। यानी यही जो नीचे लिखा रहता है ये समांतर वाले को बताता है कि ये किसके समांतर है, यानी ai कैप प्लस bj कैप प्लस c समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी आप जिस फॉर्म में देगा आप उस फॉर्म में पूछ लो, बता लोगे। तो आओ इसका एक एग्जांपल है, आप इसका एक एग्जांपल कर लो। उदाहरण नंबर 6। अच्छा, यहां पर एक टिप्पणी करके दिया है, आप उसको भी देख लो। जैसे अभी आपने यही देखा ना, x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। ये ABC क्या है, वह रेखा जिस वेक्टर के समांतर है उस वेक्टर का दिक अनुपात। उस वेक्टर का क्या है, दिक अनुपात। दिक अनुपात क्या, दिक कोसाइन भी एक दिक अनुपात होता है, बोलो। जो दिक कोसाइन है LMN, क्या ये खुद भी एक दिक अनुपात है, यस, क्योंकि दिक अनुपात है क्या, दिक अनुपात ऐसी तीन संख्या होता है जो दिक कोसाइन के साथ समान अनुपात में हो। तो ये खुद के साथ समान अनुपात में नहीं होगा क्या, एक अनुपात एक आ जाएगा। यानी अगर आपको कभी LMN दिया है तो आप बेहिचक
बिना डरे ए बी सी की जगह क्या लिख देना, एलिमेंट, यानी उस रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा, x माइनस x1 अपान एल बराबर y माइनस y1 अपान एम बराबर z माइनस z1 अपान एम। यानी जहां दिक कोसाइन दिक अनुपात लिखते हो वहां पर आप दिक कोसाइन भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दिक कोसाइन खुद एक दिक अनुपात होता है। ठीक है ना। तो क्या बोला कि बिंदु 5,2,-4 से जाने वाला तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण को ज्ञात कीजिए। इसका कार्तीय समीकरण लिखना है। आपको पता है कि रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, और कार्तीय समीकरण x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। जहां वेक्टर a क्या है? वेक्टर a क्या है? पासिंग वेक्टर, यानी जिस बिंदु से होकर जा रहा है उस बिंदु की स्थिति सदिश। वेक्टर b क्या है? जिसके समांतर है उसकी स्थिति सदिश। तो क्या बोला है कि रेखा बिंदु 5,2,-4 से जाता है। क्योंकि किससे जाता है? 5,2,-4 जाता है। तो बताओ सीधा क्या आपको वेक्टर ए पता चला कि नहीं पता चला? अरे जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु की जो स्थिति सदिश होती है वही तो वेक्टर ए होती है। तो वेक्टर ए कितना आ जाएगा? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो हम सोल्यूशन यहां से लिख रहे हैं ना, ये आपको दिया है वेक्टर ए बराबर इतना। फिर आपको वेक्टर बी पता करना है। वेक्टर बी क्या होता है? वह रेखा जिस सदिश के समांतर है उस सदिश की स्थिति सदिश। तो सवाल में आपको बोला है ना कि तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 कैप के समांतर रेखा का सदिश, यानी इसी के समांतर बिंदु इतने से जाने वाला, इस बिंदु से जाने वाले तथा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर, इसी के तो समांतर है। सवाल में दिया ना किसी समांतर, तो समांतर यानी आपको ये क्या दिया? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी बराबर कितना दिया? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो आपको क्या लिखना है? इसके समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण लिखना है। तो चूंकि रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? रेखा का सदिश समीकरण, तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर r का मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर वेक्टर ए कितना दिया है? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। यही क्या हुआ? इसका सदिश समीकरण। और अगर आपको कार्तीय समीकरण चाहिए तो चलो इसी से कार्तीय समीकरण निकाल लो। कैसे? दिस इंप्लाइज दैट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप ये बराबर क्या, यहां से आप इसको 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप लिख सकते हो। आई कैप में आई कैप वाले जोड़ोगे, जे कैप वाले में जे कैप को जोड़ोगे, तो जे कैप यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर जे कैप कितना है? 2 लैम्डा, यानी इतना जे कैप प्लस के कैप वाला लिखो। के कैप वाला यहाँ पर कितना है? -4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -8 लैम्डा, ये 8 है ना, -8 लैम्डा के कैप। अब जब दो वेक्टर इधर भी आई कैप जे कैप का है, इधर भी आई कैप जे कैप का है, तो दो वेक्टर का बराबर, जब आई कैप वाला आई कैप बराबर, जे कैप वाला जे कैप के बराबर हो, और के कैप वाला के कैप के, यानी यहां से x बराबर क्या लिख सकते हो? 5 प्लस 3 लैम्डा। तो यानी लैम्डा बराबर यहां से कितना हो जाएगा? x माइनस 5/3। ठीक है। अब y वाला जे कैप वाला जे कैप बराबर, इधर जे कैप का गुणांक y, इधर जे कैप का गुणांक कितना है? 2 प्लस 2 लैम्डा। यानी यहां से बताओ लैम्डा बराबर कितना लिख सकते हो? y माइनस 2/2। फिर ऐसे z बराबर -4 -8 लैम्डा होगा। तो बताओ ये z प्लस माइनस इधर आके +4 हो जाएगा, और -8 ये बराबर कितना है? -8 लैम्डा होगा। तो -8 भी अगर इधर भेज दे तो बट्टे -8 ये बराबर क्या हुआ? लैम्डा। तो लैम्डा का मान इतना, लैम्डा का मान इतना, लैम्डा का मान इतना, यानी यहां से आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 5/3 बराबर y माइनस 2/2, और यही बराबर कितना? z प्लस 4/-8। या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं z माइनस -4/8। अरे माइनस माइनस करोगे प्लस ही हो जाएगा ना। तो ये कौन सा समीकरण हुआ? यही तो होता है कार्तीय समीकरण। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। ये आपका क्या है? कार्तीय समीकरण। डायरेक्ट इतना बिना किए कैसे लिख सकते थे? क्योंकि आपको पता है x माइनस x1, x1 क्या होता है? x1 y1 z दोनों पासिंग पॉइंट है जिससे रेखा होके जा रहा है। तो रेखा किससे? 5,2,-4 से होके जा रहा है ना। x माइनस 5 बराबर y माइनस 2 बराबर z माइनस -4। अरे x माइनस वो लिखते हो x वाला बिंदु, y माइनस वाई वाला बिंदु, z माइनस जेड वाला बिंदु, और नीचे क्या लिखते हो? रेखा जिस वेक्टर के समांतर है उस वेक्टर का दिक् अनुपात। तो रेखा किसके समांतर है? इसी वेक्टर के समांतर है। इसका दिक् अनुपात कितना है? 3, 2,
-8, ये तो आया हाँ। तो लेकिन जब आपको सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों लिखेगा, मतलब दोनों लिखने के लिए बोलेगा, आप पहले सदिश समीकरण लिखना और उसी से कार्तीय समीकरण निकालना। और अगर कभी कार्तीय समीकरण केवल एक नंबर पूछेगा तो आप डायरेक्ट फिर बता देना। उसका मानक रूप लिखने के बाद आप लिखोगे चूंकि रेखा का कार्तीय समीकरण ये होता है, उसके बाद पहले मानक रूप लिखना, उसके बाद उतना जो उसको लिखना। समझ आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसके आगे। अब आगे हम देखेंगे दो रेखाओं के बीच या मध्य कोण। देखो अभी हमने क्या देखा कि जो रेखा का इक्वेशन होता है, जैसे मान लो ये कोई एक जनरल रेखा है, अगर इस रेखा पे आपको एक बिंदु पता है ए, और आपको यह पता है कि यह रेखा एक वेक्टर के समांतर है, यानी वेक्टर बी के समांतर है, तो अगर इस बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर ए हो तो इस रेखा का हम लोग समीकरण कैसे लिखते हैं? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहां वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट करता है कि वह रेखा, जिस रेखा का आपने ये समीकरण लिखा है, वह रेखा पे उस रेखा पे स्थित कोई बिंदु की स्थिति सदिश। वेक्टर ए क्या है? उस रेखा पे स्थित बिंदु की स्थिति सदिश, और वेक्टर बी क्या है? उस रेखा के समांतर सदिश। ये वेक्टर बी इस रेखा के ही तो समांतर होता है। तो अगर हमें दो रेखा के बीच कोण चाहिए, जैसे मान लो कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, अगर ये पहली रेखा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं L1, और ये दूसरी रेखा है इसको हम क्या बोल देते हैं? L2। तो मान लेते हैं कि पहले रेखा का समीकरण यानी L1 का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। होता तो इसी फॉर्म का है, लेकिन अब पहले रेखा इसके लिए हम A1 और B1 लिख रहे हैं। जो दूसरी रेखा यानी L2, इसके लिए वेक्टर R बराबर कुछ इस तरीके का इक्वेशन होगा, वेक्टर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। अरे वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होता है। तो जब दो रेखा का बात होता है पहली रेखा के लिए, क्योंकि पहली रेखा का बिंदु हो सकता है इस पे जो स्थित बिंदु है वो अलग होगा, जो दूसरी रेखा पे स्थित बिंदु होगा वो अलग होगा। तो पहली रेखा पे जो बिंदु स्थित है उसके स्थिति सदिश को हमने वेक्टर A1 माना, और जो दूसरी रेखा पे आपको जो बिंदु दिया है उसकी स्थिति सदिश को हमने वेक्टर A2 माना। अब पहली रेखा जिस इस इक्वेशन को देख के बताओ, पहली रेखा किस वेक्टर के समांतर है? वेक्टर B1 के, और दूसरी रेखा किसके समांतर है? वेक्टर, यानी ये जो आपकी पहली रेखा है हो सकता है कि ये आपका किस वेक्टर के समांतर हो? इस वेक्टर के। ये वेक्टर B1 है, और जो दूसरा रेखा है ये किसके समांतर है? वेक्टर B2 के। तो अगर हमें दो रेखा के बीच कोण चाहिए थीटा, मान लेते हैं इन्हीं दो रेखा के बीच कोण थीटा है, क्या ये वही कोण होगा जो इन दोनों वेक्टर के बीच होगा? क्योंकि हमें पता है ना कि एक वेक्टर को हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं शिफ्ट कर सकते हैं? आप इसको शिफ्ट करके इधर लाओ ये वेक्टर, और इसको शिफ्ट करके आप पीछे ले जाओ ये वेक्टर, क्या ये वही कोण होगा जो एक कोण होगा कि नहीं होगा? यानी अगर ये वेक्टर B1 है तो ये भी वेक्टर B1 होगा, और यह वेक्टर B2 है तो ये भी वेक्टर B2 होगा। यानी दो रेखा के बीच का जो कोण होता है वह वही कोण होता है जो वह दोनों रेखा जिस वेक्टर के समांतर होता है उन वेक्टर के बीच जो कोण होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर कभी भी आपको इस तरीके से रेखा का समीकरण दिया, आप पता कर लोगे वह रेखा किस वेक्टर के समांतर है? B1 के। और अगर आपको इस तरीके से रेखा का समीकरण दिया तो आप ये भी पता कर लोगे दूसरा रेखा किस वेक्टर के समांतर है। जब पहली रेखा वेक्टर B1 के समांतर है और दूसरी रेखा वेक्टर B2 के समांतर है, तो जो इन समांतर सदिशों के बीच कोण होगा वही इन रेखाओं के बीच का भी कोण होगा। और दो वेक्टर के बीच कोण निकालना आप चाहे डॉट प्रोडक्ट से निकालो चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, लेकिन वैसे हम प्रयोग करेंगे cos थीटा का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या देखा है? cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 मॉड ऑफ वेक्टर B2। तो जब आपको बस वेक्टर पता चल जाए तो फिर बस कोण निकालना आसान है। समझ आ रहा है ना? तो चलो इस बात को हम पहले लिखते हैं। चलो पहले मान लो ये आपका पहला लाइन है और ये आपका दूसरा है, इसको चलो L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। यह जो वेक्टर है किसके समांतर है? वेक्टर B1 के। यह जो वेक्टर है किसके समांतर? वेक्टर B2 के। माना सीधा ऐसे लिख दे L1, इसका मतलब पहली रेखा का हम समीकरण लिख रहे हैं ना, वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1। वेक्टर L2 का कुछ इक्वेशन इस तरीके से, वेक्टर R बराबर वेक्टर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। तो माना रेखा L1 और L2 के मध्य कोण कितना है? थीटा है। तो अगर इन दोनों रेखा के बीच कोण थीटा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? इन दोनों सदिशों के बीच कोण थीटा है। सही बात ना? तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के मध्य
भी कोण कितना होगा, कोण थीटा होगा। और अगर दो सदिशों के बीच कोण थीटा है तो आपको पता है cos थीटा बराबर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बटे मार डॉट वेक्टर v1 मार डॉट वेक्टर v2। समझ में आ रहा है ना। तो दो सदिश, अब देखो कभी कभी क्या होता है आपको ये सदिश देगा, कभी कभी क्या करता है इस सदिश का आपको दिक, ये तो दिक अनुपात से काम कर लोगे, कभी कभी इसका दिक कोसाइन देता है। दिक कोसाइन यानी एल एम एन देता है। जैसे मान लो आप लिखते हो ना वेक्टर v1 बराबर कुछ ऐसा, क्योंकि आप वेक्टर b को कैसे लिखते हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर b को इसी फॉर्म में इसके पहले लिखा है ना, तो वेक्टर v1 लिखना होगा तो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। और वेक्टर b2 लिखना होगा तो वेक्टर b2 कैसे लिखते हो, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अगर दिक अनुपात दिया है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालो, दिस इंप्लाइज cos थीटा बराबर, क्योंकि आपको जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें ही तो गुणा करते हो, यानी कितना आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ऑफ b1 का परिमाण यानी रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट b2 का परिमाण यानी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आप इस तरीके से भी कोण निकाल सकते हो। अगर आपको इन दोनों समांतर सदिशों का दिक अनुपात पता है आप ये भी कर सकते हो। और कभी कभी दिक अनुपात नहीं देता है, आपको दोनों समांतर सदिशों का दिक कोसाइन देता है। क्या आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना लिख सकते हो ना। यानी cos थीटा बराबर, ध्यान से यहीं पर देखना, हम इसे ऐसे लिखते हैं a1 अपान, देखो a1 a2 दोनों गुणा में ही तो है, लेकिन जब इतना बटे पूरा इतना करोगे तो a1 के साथ इसको ले रहे हैं, a2 के साथ इसे ले रहे हैं, यानी a1 अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सॉरी a1 b1 c1 है ना, तो आप a1 b1 c1 ही लेके चलो, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और a2 के लिए क्या लिखोगे, रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस, फिर इतना बटे इतना करोगे, और जब आप इतना बटे इतना करोगे इसके साथ इसको लिख देंगे इसके साथ, यानी b1 अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू b2 अपान रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस, फिर इतना बटे इतना करोगे इसके साथ इसको, यानी c1 अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 b1 ना, a1 b1 c1 माने हो ना, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इंटू c2 अपान रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि जो पहली रेखा है इस रेखा का दिक् कोसाइन L1 M1 और N1 है ना, LMN ही तो मानते हो, तो यहाँ पर दो है तो इसके लिए L1 M1 N1 मान लेते हैं। और जो दूसरा सदिश है इसका दिक् कोसाइन L2 M2 N2 है। तो क्या ध्यान से देखो, यही तो L1 है, अरे L होता क्या है, दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात से जब आप दिक् कोसाइन निकालते हो तो एक दिक् अनुपात में एक दिक् अनुपात बटे तीनों दिक् अनुपात के स्क्वायर को जोड़ के अंडर रूट करते हो तो आपका L ही तो आता है, भूल गए क्या, L बराबर क्या आता है, a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जब a1 b1 c1 का बात करें तो L1 हो जाएगा, और यहाँ पर a1 की जगह b1 लोगे तो m1 हो जाएगा, c1 लोगे तो n1 हो जाएगा। तो यानी दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका है L1 और ये आपका है L2। फिर ये ऐसे ये b लिखा हो ना तो b के साथ m आता है तो आपका m1 m2 और आपका n1 और n2। यानी अगर दिक् अनुपात दिया है तो आप दिक् कोसाइन दिया तो भी आप इसके बीच कोण निकाल सकते। लेकिन ध्यान से देखो, दो सदिश के बीच, दो रेखा के बीच अगर ये कोण है, जैसे मान लो अगर यही दो रेखा है, इस दो रेखा के बीच ये कोण आया, तो अगर इनके बीच ये कोण है तो ये भी तो इन्हीं के बीच कोण है, यानी ये 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। यानी दो रेखा के बीच अगर थीटा कोण बोल रहे हो तो आप 180 माइनस थीटा कोण भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं एक्यूट एंगल बोलने का, न्यून कोण। अगर एक कोण न्यून कोण होगा दूसरा कोण अधिक कोण होगा, बोलो, तो हम लोग न्यून कोण ही बोलने का प्रयास करें। न्यून कोण यानी न्यून कोण कब आएगा, जब ये वैल्यू क्या है प्लस में है, अगर ये वैल्यू माइनस में आएगा तो आपको ये वाला कोण मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं, हमको न्यून कोण बोलना होता है हम इसका क्या लगा देते हैं, मॉड। यानी अगर ये माइनस भी आएगा तो उसका क्या ले लेंगे, प्लस वैल्यू। तो फिर हर जगह हमको क्या लेके चलना है, मॉड। हर जगह हमको क्या लेके चलना है, मॉड। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मॉड।
माइनस आ जाएगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं, आप वहां से भी एंगल बता सकते हो, लेकिन फिर आप कौन सा एंगल बनाओगे, अधिक कोण वाला। यानी जैसे अगर ये 30 अंश है तो आप 150 अंश वाला बताओगे, ये 45 अंश है तो आप 135 अंश वाला बताओगे। तो हमको प्रयास करना है कि न्यून कोण में आंसर देना है, तो न्यून कोण में आंसर देने के लिए जो वैल्यू आएगा इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू, इसीलिए हम इसका क्या लगा देते हैं, मार्ट। तो फिलहाल आपका अधिकतर काम इसी से हो जाएगा, कभी कभी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहले ये कॉपी करना, आप इसे पूरा कॉपी कर लो इसे छोड़ के, तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब देखो हम यहां से दो केस देखते हैं। आपको पहले से पता ही होगा कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0, पता है ना। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब, जैसे अब यहाँ पर तो दो रेखा के बीच बात हो रहा है, तो अगर दो रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो b1 और b2 भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। अगर रेखा के बीच 90 अंश कोण तो इनके समांतर से दिशा के बीच को 90 अंश कोण हो जाएगा। तो यानी यदि फर्स्ट बात थीटा बराबर क्या हो, 90 अंश, तो थीटा 90 अंश कब होगा, cos 90 0, cos 90 0 का मतलब दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अगर कभी भी b1 डॉट b2 0 हो जाएगा, इस बात का मतलब क्या है, दोनों रेखा एक दूसरे क्या होगा, लंबवत होगा। या इस बात का ये भी मतलब बता सकते हो, क्योंकि अभी यहां पर देखो इसके पहले आपने लिखा था ना cos थीटा बराबर माडा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट ऑफ अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अगर cos 90 का वैल्यू 0 होगा, मतलब यहाँ पर थीटा बराबर 90 हुआ तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ से सीधा बोल सकते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये भी कितने बराबर हो जाएगा, 0 अंश के। और वैसे भी सोचो ना, आपने b1 को क्या माना है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, b2 वेक्टर को क्या माने हो, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ही तो 0 हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके। और आपको ये पता है अगर दो रेखा एक दूसरे के साथ समांतर हो गए, समांतर होने का मतलब संरेख हो जाना, तो संरेख की स्थिति में क्या ये पता है कि नहीं, a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 बराबर होता है c1 अपान c2, ठीक है। तो ये केस आप पहले से जानते हो, तो आपको भी अगर उसी का आगे कॉपी करना है तो आप इसे नोट करके कॉपी कर सकते हो। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। उदाहरण नंबर 7 देखो क्या बोला है, दिए गए रेखा युग्म वेक्टर r बराबर 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, और दूसरा वेक्टर r बराबर बोला है 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस म्यू, लैम्डा की जगह बस म्यू लिख दिया क्योंकि दूसरा है तो दूसरे के लिए यहां पर म्यू बोल दिया है, 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। कह रहा कि दिए गए रेखा युग्म, ये रेखा का युग्म है, युग्म मतलब दो रेखा दिया गया तो रेखा युग्म ही बोला जाएगा। तो इन दोनों रेखा युग्म के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब बताओ दो रेखा के बीच कोण होता क्या है, वह दोनों रेखा जिस वेक्टर के समांतर है उसी वेक्टर के बीच जो कोण होगा वही तो रेखा के बीच कोण होता है। और आप इक्वेशन जब आप लिखते हो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, तो ये जो प्राचल होता है इसी के बाद जो वेक्टर लिखा रहता है इसी के तो समांतर होता है रेखा। तो यानी ये जो वेक्टर है, यानी ये जो रेखा है, पहली रेखा ये इसके समांतर होगा और जो दूसरी रेखा है यह इसके समांतर होगा। इन दोनों रेखा के बीच वही कोण होगा जो इन दोनों के बीच कोण होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर चलो हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां b1 बराबर क्या हुआ, b1 बराबर यही हुआ i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, और b2 बराबर वेक्टर b2 बराबर या का वेक्टर b2 है यानी 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। तो अगर दोनों रेखा के बीच कोण आपको पूछा है तो मान लेते दोनों रेखा के बीच कोण कितना है, थीटा, माना दोनों रेखा के मध्य कोण थीटा है। तो इस स्थिति में आपने अभी देखा ना cos थीटा बराबर माड लगा देते हैं ना, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान माडा वेक्टर b1 माडा वेक्टर b2, ये तो करते हो ना। तो बताओ दिस इंप्लाइज दैट
cos थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट b2 कैसे करोगे, बस इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो एक लिख के प्लस 3 2 दूनी प्लस 6 दूनी बटे पहले का मान निकालो, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। अब इसका मॉड ऑफ b2, तो b2 निकालने के लिए क्या करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। आप पूरा लिख के लिखना ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर मॉड ऑफ 12 4 16 3 19 बटे अंडर रूट 4 4 8 1 9 और यहां से क्या मिला 36 4 40 9 49 और 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 7। तो यहां से आपको क्या मिला, cos थीटा बराबर 19 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 और 7 यहाँ से 3 यहाँ से 21 यानी 19 बटे 21 और सभी वैल्यू प्लस है और कोई कैंसिल नहीं होगा, तो cos थीटा बराबर इतना है। तो अगर यहाँ से आपको थीटा बताना है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 19 बटे 21। यही क्या हुआ, इन दोनों रेखा युग्म के बीच कोण। सरल है ना। तो कभी भी अगर आपको दो सदिशों के बीच, सॉरी दो रेखा के बीच कोण पूछे तो बस आप ये देखो कि वह दोनों रेखा किसके समांतर है। तो दोनों रेखा जिस वेक्टर के समांतर होगे उन्हीं वेक्टर के बीच जो कोण होगा वही उन दोनों रेखा के बीच कोण होगा। और कैसे पता करोगे वह वेक्टर किसके समांतर है, इतना प्लस लैम्डा के बाद जो दिया रहेगा या इतना प्लस म्यू के बाद जो दिया रहेगा वही आपका b1 और b2 वेक्टर हो जाएगा। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या बोला इसमें, रेखा युग्म x + 3/3 बराबर y - 1/5 इक्वल टू z + 3/4। एक रेखा युग्म है और दूसरा, मतलब रेखा युग्म में दो रेखा होगा, पहली रेखा ये हो, दूसरी रेखा x + 1/1 इक्वल टू y - 4/1 इक्वल टू z - 5/2। इन दोनों के बीच आपको कोण पूछा है। अब सीधी सी बात है, आप क्योंकि इसके पहले cos थीटा बराबर क्या देखे, ये देखे ना, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर b1 मॉड ऑफ वेक्टर b2। आप ऐसे भी जा सकते थे। cos थीटा बराबर, अगर इन दोनों का दिक् अनुपात पता है तो सीधा दिक् अनुपात को गुणा करके, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जहां a1 b1 c1 वेक्टर b1 का दिक् अनुपात है, a2 b2 c2 वेक्टर b2 का दिक् अनुपात है। अरे वेक्टर b1 बराबर यही तो लिखते हो ना, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और वेक्टर b2 को आप ऐसे लिखते हो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो जो सामने लिखा रहता है यही तो दिक् अनुपात होता है। a1 b1 c1 क्या है, वेक्टर b1 का दिक् अनुपात, a2 b2 c2 क्या है, वेक्टर b2 का दिक् अनुपात। तो वही तो हमने बोला, ये जो पहला है a1 b1 c1 ये पहले वेक्टर का दिक् अनुपात है और जो a2 b2 c2 ये आपका दूसरे वेक्टर का दिक् अनुपात है। अगर दिक् अनुपात पता है तो आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मार्ट। और अगर दिक् कोसाइन पता है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ना। आप ये तीनों तरीके से आपको जो पता है आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर सीधी ये जो नीचे लिखा रहता है यही तो समांतर का दिक् अनुपात होता है, ये जो नीचे लिखा रहता है यही तो समांतर से जिसका दिक् अनुपात है। आपको डायरेक्ट दिक् अनुपात पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। आप इसको दो तरीके से जा सकते हो, या तो आप b1 और b2 निकालो, या तो आप क्या निकालो b1 और b2, और नहीं अगर आपको डायरेक्ट ये समझ में आ रहा है कि यही तो दिक् अनुपात होता है नीचे, तो आप डायरेक्ट यहां से जाते सकते हो। तो पहले हम डायरेक्ट कर देते फिर उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां बताओ a1 b1 c1 कितना होगा, a2 b2 c2। नीचे क्या आता है, जिसके समांतर आता है उसी का दिक् अनुपात, ये पता है ना। ये बटे में क्या रहता है, जिसके समांतर आता है उसका दिक् अनुपात। तो यानी पहले का दिक् अनुपात 3 5 4 हो जाएगा, दूसरे का दिक् अनुपात 1 1 2 हो जाएगा। तो सीधा हम जानते हैं क्या, cos थीटा बराबर मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 1, तो हम सीधा गुणा करके लिखे 3 1 के 3 प्लस b1 में b2 का गुणा करो 5 1 के 5 प्लस c1 में c2 गुणा करो 4 दूनी 8 बटे अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी 3 त्रिका
5 5 25 और प्लस 4 4 16 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर 8 5 13 3 16 ना, अंडर रूट 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6। ये सही है ना, 16 ने 25 दूना 25 25 50 ठीक, अंडर रूट 6। तो ये 25 दूना 50 होता है, बोलो तो 25 में 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, यानी आप इसे कितना लिख सकते हो 16/5 अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 6 और दोनों अंडर रूट का गुणा हो जाएगा 6 दूनी तो 12 में 4 ते 12 लिख सकते हो, तो 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा, केवल 3 बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 4 5 और इसका 2 बाहर आया और अंडर रूट कितना बचा 3, 6 दूनी 12, 4 बाहर लियो ना तो 4 ते 12 3 ही बचा है और 2 से 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपको क्या मिला cos थीटा बराबर 8 अरे 2 8 16/5 अंडर रूट 3 या थीटा बराबर cos इनवर्स 8/5 अंडर रूट 3। ये तो कोड होता है। तो आप अब इतना समझना सीखो, जब कभी भी वेक्टर रेखा का आप 2 इक्वेशन जानते हो 2 तरीके से, एक सदिश समीकरण और एक कार्तीय समीकरण। अरे रेखा का 2 समीकरण देखे हो ना, एक सदिश समीकरण एक कार्तीय समीकरण। ये कौन सा समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण कब होगा जब वेक्टर आर, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था देखो उसमें सदिश समीकरण दिया था, जब लैम्डा बराबर करके देता है, और जब लैम्डा एलिमिनेट करके देता है यानी लैम्डा को हटा के देता है, लैम्डा को विलोपित करके देता है, तब वो आपका क्या होता है कार्तीय समीकरण होता है। तो जब कभी भी आपको कार्तीय समीकरण दिखे तो ये जो नीचे नंबर लिखे रहते हैं ये क्या होते हैं, उस किस सदिश किसका दिक् अनुपात, यह रेखा जिस सदिश के समांतर होता है उस सदिश का जो दिक् अनुपात होता है यहाँ पर लिखा होता है, और दूसरी रेखा जिस सदिश के समांतर होता है उस सदिश का जो दिक् अनुपात होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। तो डायरेक्ट ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप करके डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, या तो आप पहले इसको मानक रूप में लाओ यानी सदिश समीकरण में लाओ, और जब सदिश समीकरण में आपको अगर लिखना होगा तो पहले एक काम करो आप ये कॉपी कर लो, फिर उसका वो भी तरीका देख लेते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। पहले सदिश समीकरण में अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको सदिश समीकरण को कैसे लिखोगे, जो पहला रेखा है उसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, पहले मानक रूप में लिखो। मानक रूप में कैसे लिखोगे आपको पता है ना, मानक रूप में क्या होता है x माइनस x1 अपान ए बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। आप इस मेथड से बिल्कुल मत करना ऐसे क्वेश्चन जब आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, जब डायरेक्ट फॉर्म में दिया रहेगा यहां से लगाना, जब नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट यहां से कर देना, लेकिन समझने के लिए केवल हम बात करें। इसको जब मानक रूप में लिखोगे x माइनस, आपको बताते हैं x माइनस होता है, यहाँ पर तो प्लस है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस -3, अरे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ठीक, अपान 3 इक्वल टू ये तो y माइनस करके दिया ही है अपान 5 और ये z माइनस -3 अपान 4। इसको मानक रूप में जब लिखोगे x माइनस -1 अपान 1 इक्वल टू ये तो y माइनस करके ही दिया है और ये भी z माइनस करके दिया है अपान 2। तो जब पहली रेखा को सदिश रूप में लिखना होगा, पहली रेखा को सदिश रूप में क्या लिखते हो, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ऐसे ही तो लिखते हो। वेक्टर a क्या आता है, जिस बिंदु से होके जाता है इसी बिंदु से होके जाता है, यानी -3i कैप प्लस 1, जो माइनस के बाद होता है वही बोलना है ठीक है। तो माइनस के बाद केवल 1 बचा है तो 1 जे कैप, तो 1 लिखते नहीं केवल क्या लिख देंगे जे कैप प्लस अच्छा -3 के कैप, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। जो x माइनस के बाद रहता है केवल उतना आई कैप, y माइनस के बाद जो कितना रहता है उतना केवल जे कैप, और z माइनस के बाद जो रहता है केवल उतना के कैप। तो x माइनस के बाद -3 है ना तो केवल -3 आई कैप, y माइनस के बाद जो है उतना के जे कैप, फिर यहाँ पर z माइनस के बाद जो है उतना के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी यानी जिसके समांतर होता है, तो यही तो जो नीचे होता है वही तो उसी के दिक् अनुपात दिए समांतर के, यानी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप ठीक। और दूसरी रेखा का समीकरण लिखना होगा तो वेक्टर r बराबर क्या लिखोगे, ये बिंदु है, अरे वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b लिखते हो तो बिंदु वेक्टर a क्या होता है यही ना, इसका दिक् अनुपात है। तो कितना हाँ बोलो -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस छोड़ के बताना प्लस यहाँ पर लैम्डा, चलो यहाँ पर म्यू लिख देते हैं, और नीचे वाला सदिश, ये नीचे वाला किसका दिक् अनुपात है, जिसके समांतर है उसका दिक् अनुपात है, समांतर जिसका है यानी i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या ये दोनों वेक्टर ये दोनों जो रेखा है वही ये दोनों रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों रेखा के बीच का कोण मानिए इन दोनों के बीच का कोण, और इन दोनों रेखा के बीच का कोण मतलब ये दोनों जिसके समांतर है उसके बीच का कोण। इसके पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्म में आप ला दिए ना, तो इनके बीच अगर कोण निकालना तो cos थीटा बराबर क्या लिखोगे, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान
माडा वेक्टर v1 माडा वेक्टर v2, और v1 डॉट v2 करना आप जानते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, सेम वही चीज है। तो वही हमने डायरेक्ट इतना 3 4 5 लाइन ना करके डायरेक्ट इसी स्टेप से करेंगे। तो जब आपको डायरेक्ट देगा तो आप डायरेक्ट ही करना, और अगर आपको रेखा का इस फॉर्म में देगा तो आप इससे इसमें मत जाना, तब आप इससे डायरेक्ट ही आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो केवल आपको कॉपी मत करना है, तो समझने के लिए केवल था। चलो अब हमको देखना है, अभी एक आपने क्या देखा, दो रेखा के बीच का कोण। अब देखना कि दो रेखा के बीच की दूरी। अब दो रेखा एक दूसरे के या तो समांतर होगी या तो वो दोनों एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेगी। अगर दो रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं हुई, जैसे ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो अगर समांतर नहीं हुआ तो फिर जैसे मान लो दो रेखा ये, तो क्या एक दूसरे काटी तो नहीं, लेकिन आप पीछे बढ़ा के फिर एक दूसरे कहीं काट देगा कि नहीं काट देगा। यानी केवल दो ही स्थिति है, या तो दोनों रेखा एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, या तो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। यही दो स्थिति है। क्या आप ऐसी स्थिति सोच सकते हो जिसमें रेखा न तो समांतर हो और न ही इन दोनों को प्रतिच्छेद करे? बताओ, क्या ऐसा संभव है कि दो रेखा न तो समांतर हो और दो रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद भी ना करे? तो ऐसा हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो एक रेखा ये है, ठीक, और एक रेखा ये है। ये बताओ, ये दो रेखा है ना, समांतर है क्या? समांतर तो ऐसा होता तब होता ना, समांतर भी नहीं। आप इसको आगे पीछे कितना बढ़ा दो, इस रेखा को भी आप आगे पीछे कितना बढ़ा दो, एक दूसरे को काटेगी भी नहीं कभी। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी हो सकता है कि दो रेखा ना तो समांतर है, समांतर नहीं है। देखो ये रेखा आप इसे आगे पीछे बढ़ाओगे और इसको आप आगे पीछे बढ़ाओ, कितना भी आगे पीछे इसे और कितना भी आगे पीछे इसे बढ़ा लो, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी, और ना तो समांतर। यानी ये भी संभव है कि दो रेखा ना तो एक दूसरे के समांतर हो और ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। तो हम दो स्थिति में लेके चलेंगे, कब? जब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर ना हो। क्योंकि अगर दो रेखा एक दूसरे को काट दी तो उनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि जब दो रेखा के बीच की दूरी का बात करते हैं तो उनके बीच की कौन सी दूरी? लंबवत दूरी का बात करते हैं, यानी उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी का बात करते हैं। जब दो रेखा की दूरी का बात करते हैं यानी उनके बीच के सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी से छोटी दूरी, और सबसे छोटी से छोटी दूरी तभी होगी जब दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप मेजर करो। तो अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी तो यहां पर इनके बीच की कुछ दूरी है, यहां पर इनके बीच की कुछ दूरी है, यहां पर दूरी है, तो यहां पर तो आके इंटरसेक्ट कर दी तो इनके बीच की सबसे कम से कम दूरी 0 हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे ही नहीं जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया जाएगा जिसमें दो रेखा एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। क्यों? क्योंकि जब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 0। तो यानी दो ही संभावना है, या तो दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो और या तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर, लेकिन समांतर ना हो इस बात में ये छुपा है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी ना करें। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि अब देखो, क्या अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी का बात नहीं कर सकते क्या? अरे यहां से यहां तक के पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है इनके बीच की दूरी है, और अगर समांतर होगा तो भी इनके बीच की दूरी आप बता सकते हो। तो आप हेडिंग लगाओ, दो रेखाओं के बीच की दूरी। दो रेखाओं के बीच की दूरी। पहली स्थिति, जब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर ना हो, ना। फर्स्ट कंडीशन इसमें, यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर ना हो, समांतर ना हो। तो इसका मतलब क्या? अगर दो रेखा एक दूसरे के समांतर ना हो तो आपको बताना कुछ इस तरीके केस होगा। पहली रेखा ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी। तो मान लेते हैं कि पहली रेखा का जो इक्वेशन है L1, ये कुछ इस तरीके से है, वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर, पक्का। और जो दूसरी रेखा होगी उसका इक्वेशन वेक्टर R बराबर वेक्टर A2 प्लस न्यू टाइम्स, बोल सकते हैं इसे म्यू, और इसके लिए लैम्डा बोल दे, इसके लिए म्यू बोल सकते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर V2। नहीं दिक्कत है यहां तक? तो मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है? D। तो इनके बीच की अगर आपको दूरी निकालना, डायरेक्ट हम फार्मूला दे रहे हैं ना, आप याद रखो क्या? A2 माइनस A1, यानी दोनों जिस पॉइंट से होके जा रहा है, अरे A1 A2 क्या है? A1 वेक्टर क्या है? उस रेखा का, रेखा पे जो बिंदु स्थित है उस बिंदु की स्थिति सदिश। A2 वेक्टर क्या है? दूसरी रेखा पे जो बिंदु स्थित है उसकी स्थिति सदिश।
तो इन दोनों को घटा दो, इन दोनों वेक्टर को क्या करो, घटा दो, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसके साथ, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट साथ, यानी वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 अपान यही जो क्रॉस प्रोडक्ट करे रहोगे उसका जो वेक्टर आएगा उसी वेक्टर का क्या ले लो, माड, यानी माड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। ये क्या हो गई, इनके बीच की दूरी। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे हम चलो यहां पर मान लेते हैं, अब देखो करने का मतलब क्या, ये सदिश रूप है। अब इसका कार्तीय रूप भी लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हम डायरेक्ट अब करते हैं कार्तीय रूप में, सवाल में हम लोग हल करके निकाल देंगे डायरेक्ट। जैसे आप v1 क्रॉस v2 करोगे तो कुछ आई कैप कुछ जे कैप कुछ के कैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जितना आई कैप जे कैप मिलेगा अगर उसका मान लेना है तो बस अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप कर सकते हो, तो आप वहां से कर सकते हो डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। यदि रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर, समांतर हो, यहां पर समांतर ना होने का बात की है, अब यहां पर समांतर होने का बात करें। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होकर, कैसे पहचानो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे समांतर है, उसका समीकरण ही देख के पहचान जाओ। कैसे, पहले रेखा का समीकरण कुछ इस तरीके से होगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1, और जो दूसरा रेखा होगा उसका समीकरण कुछ इस तरीके से होगा, वेक्टर b2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b1 ही इसमें भी होगा, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे समांतर हो जाएगा तो a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 बराबर होगा c1 अपान, एग्जाम्पल में थोड़ा समझो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे वेक्टर r बराबर कुछ इस तरीके से दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर आपको दिया वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो अगर आप यहां से क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 जैसे कॉमन ले 2 लैम्डा हुआ, तो यहां पर क्या बचा, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, क्या ये और ये सेम हो गया, और 2 लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे। तो अगर कभी भी दो रेखा समांतर होगा तो आप उसमें से कॉमन लेके वही बना सकते हो। तो यानी फिर हम b1 और b2 भी नहीं, b1 नहीं लिखते, हम सीधा क्या लिख देते b। तो यहां पर अगर वेक्टर b होगा तो यहां पर भी वेक्टर b होगा, लेकिन कॉमन लेने के, अगर कॉमन लेके दिया तब डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा बराबर, और नहीं दिख रहा है भकाएगा कभी तो आपको कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो अगर कभी भी दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तब इनके बीच की जो दूरी होती है सेम ऐसे ही निकालो, क्या, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट, अब b1 क्रॉस b2 नहीं करो, केवल आप क्या लिखोगे, वेक्टर b अपान वही, ये दोनों था तो इसका मान लेते थे, लेकिन यहां पर केवल वेक्टर b है तो यहां पर केवल वेक्टर b का मान लो। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, आप इसको याद भी रखना। तो इस पे 1-2 क्वेश्चन होगा, ऐसे कर लेते हैं, कॉपी कर चुके होगे आप। चलो नहीं, यहां पर देखो आपको बोला है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, क्योंकि अगर दोनों रेखा एक ही तल में आएंगे तो फिर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। एक ही तल में आने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे अगर दो रेखाएं, मान लो कि एक रेखा ये है ठीक, और दूसरी रेखा ये है, अगर दोनों एक ही तल में आया तब तो आप पीछे बढ़ाओगे, काट देगा नहीं काट देगा, तो ये एक तल में है और दूसरा दूसरे तल में है, ये इधर से निकलेगा आप इधर से करके निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। ये जैसे मान लो कि एक आपका रेखा ये है और दूसरी रेखा आपका ये है, तो ये इस तल में है, ये इस तल में है, ये जो रेखा इस तल में है ना, और ये वाला रेखा इस तल में है, तो अगर जब दोनों रेखा अलग अलग तल में होगा तभी वो नहीं काटेगा, और अगर एक ही तल में आ जाएगा तो या तो समांतर होगा, समांतर होगा तो उनके बीच की दूरी आपने देखा, और अगर नहीं समांतर होगा फिर एक दूसरे को काट देगा। तो हमको ऐसे ही रेखा देगा, या तो एक ही तल में होंगे, तो अगर एक ही तल में होंगे दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, और अगर एक ही तल में ना होकर अलग अलग तल में होंगे तो फिर ऐसा ही इक्वेशन देगा जो एक दूसरे को काट, मतलब समांतर ना हो। अगर समांतर हो गए, समांतर भी हो सकता है नहीं भी समांतर हो सकता है, लेकिन काटेगा, काटेगा कब, नहीं जब अलग अलग तल में होंगे तो संभावना ही नहीं काटने का उनका, फिर वो नहीं काटेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 क्या बोला है कि रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण है। जो पहला रेखा उसका सदिश समीकरण आपको क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर r बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स
3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2 के कैप। ये आपका पहला रेखा है और ये आपका दूसरा रेखा है। ये तो आपको दिया है ना, दिया है। दोनों रेखा L1 तथा L2 के समीकरण निम्न है। एक लाइन आप ऊपर लिख देना, दिया है रेखा L1 तथा L2 के समीकरण निम्न है। तो फिर क्या बोला, इनके बीच की न्यूनतम दूरी। अब बताओ, दो वेक्टर के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का, क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, पहले पता करो। बिल्कुल नहीं। अरे a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 ना, तो बराबर है c1/c2, यानी एक दूसरे के समांतर। तो जब समांतर नहीं होगा तो फिर आपको क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a2 माइनस a1। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर b2 या b1 क्रॉस b2, और बटे इसी का क्या लिखना है, परिमाण, यानी रूट ऑफ, सॉरी ऐसे लिख देते हैं सीधा, परिमाण वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का। तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 ये सब तो लिखो। तो कैसे लिखोगे, इसको समीकरण 1 मान के आप क्या करो, छोड़ दो। पहले a1 a2 b1 b2 सब लिखो। a1 बराबर कितना होगा, अरे ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, और लैम्डा के बाद जो है आपका b1 और ये आपका क्या है b2 ना। तो बताओ a1 बराबर कितना है, i कैप प्लस j कैप। वेक्टर a2 बराबर कितना होगा, ये यानी 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फिर वेक्टर b1 बराबर बताओ, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b2 बराबर कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2 k कैप। तो सबसे पहले हमको a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कितना हो जाएगा, a2 में से 1 घटा 2 में से 1 घटाओगे 1 ही आएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, बस क्या लिख देंगे i कैप। फिर j कैप में से j कैप घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 को फिर लिखते नहीं है। और यहाँ पर k कैप कुछ नहीं, तो 0 के कैप मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। तो जब -1 में से 0 घटाओगे तो -1 ही आएगा, और 1 लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे सीधा k कैप। तो आपको a2 माइनस a1 मिला। अब पहले आप वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालो। वेक्टर b कैसे निकालते हो, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, i कैप j कैप k कैप, डिटरमिनेंट मेथड से ही तो निकालते हो। अब वेक्टर b1 का गुणांक 2 -1 +1, वेक्टर b2 का गुणांक 3 -5 +2, तो कितना हुआ, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर i कैप। ये छूटा देख के, लेकिन माइनस होगा, माइनस 5 1 5 और माइनस माइनस प्लस, फिर आगे माइनस j कैप लिखते हो, ये छूटेगा, इसका गुणा इसमें 2 दूनी 4, माइनस 3 1 3 प्लस k कैप, ये छूटा, माइनस 5 दूनी 10 माइनस, इसका गुणा इसमें 3 1 3, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो यहां से बताओ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कितना हो जाएगा, 3i कैप 1, लेकिन लिखेंगे नहीं 1, केवल माइनस j कैप बचेगा, और -7 ठीक है। ये आपको क्या मिला, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। और फिर अभी आपको मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालना है, ठीक है। तो यहां से मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 भी निकाल लो, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 1 50 और 50 9 59। तो बस ये सही वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, d बराबर मॉड ऑफ a2 माइनस a1 निकाले हो ना, कितना आया है, i कैप प्लस 0 j कैप लिख दे क्या, क्योंकि j कैप है नहीं, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा k कैप। ये तो आपका क्या हुआ, a2 माइनस, अब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर कितना आया है, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप अपान मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। तो वेक्टर b1 क्रॉस b2 कितना आया है, √60। तो d बराबर कितना आया, डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए i का i में गुणा, j का j में गुणा, k का k में गुणा, 3 1 3, 0 का गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और माइनस माइनस प्लस, 7 1 7 बटे √59, तो कितना आ जाएगा 10 बटे √59 ना। ये क्या हुआ, इन दोनों रेखा के बीच की दूरी। तो आप लिख दोगे अतः रेखा L1 तथा L2 की मध्य दूरी 10 बटे √59 होगा। समझ में आ रहा है ना, तो सरल है, देखो बस इसका थोड़ा फार्मूला याद रखोगे तो आपको वही जोड़ घटाना गुणा भाग करना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला है, निम्नलिखित दी गई रेखा L1 और L2 के बीच की दूरी आपको बताना, न्यूनतम दूरी। तो पहली रेखा का समीकरण क्या है, i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप।
प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर वेक्टर आर बराबर क्या है दूसरी रेखा का समीकरण, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। क्या दोनों रेखा समांतर है? बोलो ना, देखो ये दोनों चीज बराबर हुआ तो सीधी से बात से समांतर है। तो मान लेते हैं आपकी पहली रेखा और ये आपकी दूसरी रेखा है। आप सीधी बताओगे, सीधी सी बात भाई, दोनों रेखा क्या है? समांतर है। यहाँ L1 ये पैरेलल है किसके? L2 के। सीधा ऐसे लिख देना, जो पहली रेखा है किसके समांतर है? दूसरी रेखा। अगर पहली रेखा दूसरी रेखा समांतर है फिर आप A1 A2 B1 B2 नहीं लिखते, फिर वहां पर केवल B लिखते हैं, ख्याल है ना। तो अब बताओ यहाँ पर वेक्टर A1 बताओ कितना होगा, वेक्टर A2 कितना होगा और वेक्टर B कितना होगा। ये आपका वेक्टर A1 है, ये आपका वेक्टर A2 है, यानी i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और ये कितना हुआ 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और यही तो आपका वेक्टर B है ना। तो वेक्टर B बराबर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और इस स्थिति में आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट वेक्टर B अपान मार डॉट वेक्टर सीधा। तो बताओ D बराबर A2 माइनस A1 घटाओ कितना आ जाएगा, 3 में से घटाओगे 2i कैप प्लस 3 में से 2 घटाओ केवल 1 बचेगा j कैप, और माइनस 5 में से माइनस 4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो यानी माइनस k कैप। ये आपका क्या मिला A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B, वेक्टर B है कितना 2i कैप प्लस 3, आप इसको अलग से करके लिखोगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं 3j कैप प्लस 6k कैप बटे माड ऑफ वेक्टर बी का परिमाण अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो बताओ डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 इक्के और 6 के बटे 36 4 40 9 49, यानी अंडर रूट 49। तो 4 3 7 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा, और अंडर रूट 49 का वैल्यू 7। तो ये क्या हुआ, दोनों रेखा के बीच की दूरी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक गलती, यहाँ पर डॉट नहीं होगा, यहाँ पर आप इसके पहले फार्मूला भी थोड़ा सुधार लेना। जो दूसरा फार्मूला यहाँ पर बीच में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यानी D बराबर पहले आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना पड़ेगा, कैसे ना। तो पहले आप अलग से इसको निकाल लेना, कैसे, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर B, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, i कैप j कैप k कैप। फिर A2 माइनस A1 का गुणांक लिखोगे, A2 माइनस A1 का गुणांक कितना आया है 2 1 माइनस 1। फिर आप B का गुणांक लिखते हो तो B का गुणांक कितना है 2 3 6। तो बताओ यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर कितना आ जाएगा, i कैप छोड़ोगे 6 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस j कैप, ये छूटेगा 6 दूनी 12 प्लस 2 प्लस k कैप, ये छूटेगा 3 दूनी 6 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा 6 3 9 i कैप 12 2 14 j कैप, सॉरी माइनस 14 ना, माइनस 14 j कैप, और 6 में से 2 घटाओगे 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 k कैप। तो हमको तो केवल यहाँ पर इसका परिमाण लिखना है। अरे देखो चलो ऐसे कर दो ना, आप ही पूरे का परिमाण नीचे तो परिमाण ही नीचे तो आपको प्लस ही मिलने वाला है, तो केवल ऊपर का मैग्नीट्यूड। तो आपको जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक सदिश मिलता है, जब सदिश आएगा तो उसका परिमाण लिखना है। परिमाण लिखने के लिए यानी यहां से आप क्या बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर B। अगर इसका परिमाण लिखना होगा कैसे लिखोगे, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, और 4 का वर्ग कितना जाएगा 16, तो कितना जाएगा अंडर रूट 6 6 12 12 1 13 3 हासिल लगा 1 9 1 10 10 8 18 18 1 19 के 9 हासिल लगाए 293। तो यानी इतने के जगह इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 293 बटे ये कितना आया था 49, 49 का अंडर रूट लोगे कितना आ जाएगा 7, तो 293 बटे 7। ये क्या हुआ, इन दोनों रेखा के बीच की दूरी। तो पहले आप डायरेक्ट फार्मूला मत लिखना, पहले आप A2 माइनस A1 निकाल लेना, फिर वेक्टर B तो आप लिख ही रहोगे, पहले उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, और जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा पहले आप फिर उसका परिमाण तुरंत निकाल लेना, तब उसके बाद आप ये फार्मूला लगाना। यानी आप अगर आपको कॉपी करना है तो पहले आप इसके जस्ट बाद आप ये पूरा कॉपी करना, फिर इतना कॉपी करने के बाद आप तभी ये कॉपी करना, ये आपका क्या हो जाएगा। तो आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। फिर आज बस करते हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।